हेलो बच्चों। आज से हम स्टार्ट करेंगे इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए BMTC 134 यानी कि अलजेब्रा का कोर्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम प्रिलिमिनरीज। यूनिट फर्स्ट का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। उससे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपकी बुक शो कर देते हैं। ये है आपकी बुक, जिसका यहाँ पे दे रखा है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सम प्रिलिमिनरीज। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक के अंदर और भी सब टॉपिक हैं। जैसे 1.1 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट का, 1.2 में आप पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी इन जेड। तो यहाँ जितने भी टॉपिक दिए हैं ना, इन टॉपिक के अंदर और भी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक को और इसके अंदर यानी इसके भी जितने सब पार्ट हैं, उन सभी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाएंगे कि कौन सा टॉपिक हमें पहले और कौन सा टॉपिक बाद में और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक इसके साथ ही आपकी ये जो इग्नू की बुक दे रखी है, इस बुक में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट होगा, बुक में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है, प्लस जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और प्लस जितने भी इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे हम आपको साथ में करवाते हुए चलेंगे। और जैसे ही आपका ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये आपका दे रखा है यूनिट फर्स्ट सम प्रिलिमिनरीज। यहाँ पे टॉपिक दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके सारे टॉपिक देख सकते हैं, वरना इस लेक्चर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप सारे नोट्स को, सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, डिविजिबिलिटी इन जेड। उसके अंदर भी कई सारे पार्ट हैं। जैसे पहला वाला पार्ट होगा लीस्ट एलिमेंट और या फिर मिनिमम एलिमेंट किसे कहते हैं। सेकेंड पार्ट होगा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। और इसी के वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पर ही ये कई सारी थ्योरम्स है। तो जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, साथ में बताते बताते हुए चलेंगे कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंस है, या वो इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कॉमन डिवीजर किसे कहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये सारे टॉपिक लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सारे टॉपिक जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आपकी इग्नू की बुक में जितनी भी थ्योरी, जितने भी एग्जाम्पल और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए, ये सारे के सारे आपको साथ में करवाते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी इन जेड का क्या मतलब है। उसके बाद इसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लीस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट किसे कहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। और लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी बुक में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो भी कवर होगा। लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो सारे भी आज के लेक्चर में कवर होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक जो है जेड पर है, तो जेड का क्या मतलब है पहले वो समझेंगे, उसके बाद समझेंगे डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो जेड का मतलब आपसे भी जानते हैं इंटीजर। इंटीजर्स को ही हम सिंबल जेड से शो करते हैं, ठीक है। और इंटीजर को हम जेड के अलावा आई से भी शो करते हैं। तो इंटीजर में होता क्या है, इंटीजर में सेंटर में क्या हमारा जीरो होगा और राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। राइट साइड में क्या होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे +1 +2 +3 ऐसे करते हुए हमारे प्लस इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक। तो कुल मिला के इंटीजर जो होते हैं जेड, अब हम जेड बोले या इंटीजर बोले आप समझ जा रहा, हम हमेशा इंटीजर बोलेंगे, जेड नहीं, जेड ना बोल के हम इंटीजर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर के 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट हमारा सेंटर में जो होता है जीरो, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, एक ही नंबर होता है जीरो। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर जिसे हम आई नेगेटिव से शो करते हैं, जिसमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया। राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर, जिसे हम आई प्लस से शो करते हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर हो गए। और आप देखोगे कि इन्हीं पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर भी सारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1 +2 +3 +4 करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक, जिसे हम एन से शो करते हैं।
सेम यहाँ पे जब हम पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को एक साथ मिला के लिखते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है सारे और ये आपका जीरो है। जब जब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला के लिखते हैं तो उसे डब्ल्यू से शो करते हैं और उसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, ये तो बात हो गई इंटीजर की, तो इसे याद रखिएगा। देन नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डिविजिबिलिटी इन जेड। अब जेड का मतलब क्या है, इंटीजर आप लोग समझ चुके हैं। तो इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं आपको पता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अब यहाँ पे नोट करके एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर एक ऐसा वर्ड लिखा है, ठीक है, मतलब ए टू जेड, वो कोई सा भी सिंबल यूज कर सकता है। मैं हम एग्जांपल देखिए बता रहे, कहीं पर लिखा है ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए एक ऐसा नंबर है जो जेड यानी इंटीजर के अंदर है। तो ए क्या हो सकता है, मतलब तो ए की जो वैल्यू है वो ये नेगेटिव भी हो सकती है, इनमें से कोई सी भी, वो जीरो भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इसमें से कोई सी भी। लेकिन क्वेश्चन में जब तक कहा नहीं जाए तो उसे इनमें से कोई सा भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो ये बोल दे कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो इसका भी क्या मतलब है कि एक्स क्या होगा, एक्स या तो कोई सा भी नेगेटिव नंबर हो सकता है ये वाला, या एक्स ये जीरो भी हो सकता है, या एक्स ये राइट हैंड साइड में से कोई सा भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अगर कहीं पर लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो इसका क्या मतलब है, मतलब ए एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है, बी एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है। इंटीजर में तो ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहीं पे था। अब ये बात आप समझ के कि डिविजिबिलिटी इन जेड, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड करना किसमें, जेड में, जेड मतलब इंटीजर में। सेम ये टॉपिक नेचुरल नंबर के लिए भी होता है, डिविजिबिलिटी इन नेचुरल नंबर क्या है, एन मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, एन मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सेम डिविजिबिलिटी किस में चलती है, होल नंबर में चलती है। हर एक नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। तो हम आपको ना जनरल तरीके से बताएंगे कि डिविजिबिलिटी या फिर डिवाइड करना किसी सेट में उसका क्या मतलब होता है। सेम डिविजिबिलिटी इन आर, आर मतलब क्या है रियल नंबर। डिविजिबिलिटी इन क्यू, क्यू मतलब क्या हमारा रैशनल नंबर। तो हम जनरल तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी या फिर डिवाइड करना, केवल डिवाइड करना नहीं, डिवाइड करना किसी भी सेट में, डिवाइड करना जो भी सेट यहाँ पे दिया हो उसका क्या मतलब है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो लेक्चर को बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो डिविजिबिलिटी इन जेड मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करना किसी भी दो जेड में, ठीक है, किसी भी दो नंबर का जेड में डिवाइड करना क्या होता है। अब एग्जांपल देखिएगा, पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इंटीजर का मतलब आपको पता है क्या होगा, जेड से शो करते हैं, यहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं। लेट 2,6 बिलोंग्स टू जेड, हमने दो नंबर मान लिए 2 और 6। आप इनके अलावा कोई से भी दो नंबर मान सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नंबर हो, जीरो हो, या एक नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज करके देखते हैं, जब हम 6 में 2 का डिवाइड करते हैं, जब हम 6 में 2 का डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, कितना आंसर आता है, 3 आता है। और 3 जेड के अंदर होता है, यस। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर आपको सिंबल नहीं पता तो प्लीज़ आप सेट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, अगर कभी भी ऊपर वाले नंबर में, ठीक है, नीचे वाले नंबर से, या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि हमने, क्योंकि 6 में 2 का डिवाइड करने पे एक ऐसा आंसर मिला है, एक ऐसा आंसर मिला है जो जेड के अंदर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, देयरफॉर वी कैन से, वी कैन से 6 इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2 इन जेड। आपको मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि 2 भी क्या है, जेड के अंदर है, 6 भी क्या है, जेड के अंदर है। और जब हमने इन दोनों का डिवाइड किया
जब हमने यानी 6/2 किया, कितना आंसर आया, 3 आया, वो भी क्या है, जेड में। मतलब जो आप नंबर मानो वो भी जेड में हो, उनको डिवाइड करो तो जो आंसर है वो भी जेड में है, तब हम बोलते हैं कि देयरफॉर वी कैन से 6 इज डिविजिबल बाय 2 इन जेड। ठीक है, अगर ये जेड में नहीं होगा तो आप बोलोगे इज नॉट डिविजिबल बाय जेड। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, देखो जैसे सेम एग्जांपल, हमने सेम नंबर माना 2,6 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अभी हम पहले हमने क्या किया था, 6 में 2 का डिवाइड किया, अब हम 2 में 6 का डिवाइड करते हैं, कितना आंसर आता है, 1/3। 1/3 तो जेड में नहीं होता है, इसका सिंबल का नाम है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अभी से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, देयरफॉर वी कैन से 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 इन जेड। तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, नंबर तो इस सेकंड एग्जाम्पल में और नंबर तो फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों में सेम ही है, लेकिन पहले में हमने क्या किया, 6 में 2 का डिवाइड किया। ठीक है, और सेकंड में हमने क्या किया, 2 में 6 का डिवाइड कर रिवर्स कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे एक्सप्लेन क्या था, 2 भी किसमें, जेड में, 6 भी किसमें, जेड में, लेकिन जब हमने 2 में 6 का डिवाइड किया तो 1/3 आया, जो कि जेड में नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है कि डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर है वो भी इसी सेट में आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं डिविजिबल। अगर सेट में नहीं आएगा तब हम बोलेंगे नॉट डिविजिबल, यानी 2 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते जेड के लिए। ठीक है, लेकिन 6 में 2 का डिवाइड कर सकते हैं जेड के लिए, क्योंकि आंसर इसमें जेड में आ रहा है। अभी आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा वीडियो को बैक करना, 2 बार 3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जनरल तरीके से वही दे रखा है यहाँ पे, डिविजिबिलिटी इन नेचुरल नंबर क्या होती है, डिविजिबिलिटी रियल नंबर क्या होती है, दो का समझाएंगे, सब जनरल तरीके से समझना। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन और बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए कॉमा बी दो ऐसे नंबर है, दो जो नेचुरल नंबर है, और हमने साथ में क्या लिखा है, बी इज नॉट इक्वल टू 0। हमने बी को क्यों लिखा है, ए को क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इस समय हम ना ए अपॉन बी करने वाले हैं, मतलब बी को नीचे रखेंगे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, बी को करेंगे नीचे रखने वाले, और नीचे वाला जो एलिमेंट होता है वो कभी भी क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे ये करते, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे करते ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं बी अपॉन ए करते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो ही दे रखा है, इफ ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन, और ए में बी का डिवाइड करने पे, जब हम ए में बी का डिवाइड करेंगे तो एक आपका आंसर आएगा सी। ये आप समझ रहे होंगे ना, आप कभी भी, जैसे मान लिया आपने 6 में 2 का डिवाइड किया, कितना आंसर आया, 3। 4 में 2 का डिवाइड किया आपने, कितना आंसर आया, 2। 14 में 7 का डिवाइड किया, अपना आंसर कितना आया, 2। मतलब जब भी आप दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसके बाद एक आंसर मिलता है ना आपको, जैसे 3 मिला, 2 मिला और 2 मिला, हर बार एक आंसर मिलेगा, तो वही लिखा है, जब भी हम किसी एक नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका एक आंसर आता है, अगर वो आंसर भी नेचुरल नंबर में हो तब हम बोलेंगे कि ए इज डिविजिबल बाय बी इन एन, यानी ए डिवाइड हो सकता है बी से नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, सेम ही रियल नंबर के लिए देखा है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइड बी, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो इनका डिवाइड का जो आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए, अगर कुछ और आएगा रियल नंबर के बाहर तो नहीं माना जाएगा। देन वी कैन से ए इज डिविजिबल बाय बी इन आर। ठीक है, अभी जनरल तरीके आप समझ गए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या दे रखी है यहाँ पे, ये डेफिनेशन दे रखी है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप क्लियर हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए और बी दो इंटीजर हैं, दो ऐसे नंबर है जो इंटीजर है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो इसका मतलब क्या है, बी ऊपर होगा और ए क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे सेम वही लिखा है, अगर ऐसे दो नंबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी हम तभी कह सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल टू ए सी।
अब इस बात को आप समझना आराम से, पहले इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पहला, मान लीजिए 2 नंबर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 2 और 6। तो हम तभी बोलेंगे ये नंबर आपस में डिविजिबल कब होंगे, जब 6 में 2 का डिवाइड करेंगे और आपको एक आंसर मिलेगा 3। ठीक है। सेकेंड मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 9,3। तो हम तभी बोलेंगे कि ये नंबर आपस में डिविजिबल कब होंगे, जब 9 में 3 का डिवाइड करो और आपका एक आंसर आएगा 3। देन नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 28, यहाँ पे दे रखा है 7। तो हम डिविजिबल तभी बोलेंगे जब 28 को 7 में डिवाइड करो और एक आंसर आएगा ये। यानी आप समझ रहे हैं ना, जब भी 2 नंबर आपस में डिविजिबल तभी होंगे जब उनको डिवाइड करने के बाद आपके पास एक आंसर मिलेगा, इसमें 3 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 आया। ठीक है। तो वही जनरल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, देन वी कैन से ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी, मतलब ए डिवाइड बी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा, ए डिवाइड कर रहा है बी को। ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट एन सी, सी क्या है, इंटीजर होगा, और कैसा होगा, सच दैट, कैसा इंटीजर होगा, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, बी डिवाइड ए, एक इंटीजर सी आएगा। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर कैसे लिख सकते हैं ना, बी इक्वल टू में ए सी। क्लियर है ये। अब इसको रीड कैसे करना है, रीड करने का यहाँ पे तरीका देख लीजिए, यहाँ पे देखिए रीड करने का यहाँ पे तरीका भी लिखा है। ठीक है, या लिखने का देख लीजिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बी, ध्यान रखना, या फिर ऐसे भी लिख लो यहाँ पे, या फिर बी डिवाइड ए, मतलब जो नंबर नीचे होता है ना, ये नीचे, उस नंबर को हम पहले लिखते हैं, और जो नंबर ऊपर होता है उस नंबर को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ रीड करने का तरीका देख लीजिए, रीड करने का क्या तरीका है वो हम आपको बता देते हैं, तो आप समझ लेना। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ए डिवाइड बी, ठीक है, और इसका मतलब आप जानते हो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है बी में ए का डिवाइड करो तो आपका आंसर सी आ रहा है, और इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू में ए सी। ये इन तीनों लाइन का मतलब प्लीज समझ लेना, इसका मतलब और इसका मतलब और इसका मतलब, तीनों का मतलब सेम है, ये लिखा है तो ये होगा, ये लिखा है तो ये होगा। ठीक है। अब रीड कैसे करना है, पहला पॉइंट रीड करने का देख लीजिए, इसका मतलब होता है कि ए इज डिविजर ऑफ बी। सेकेंड इसे क्या लिखते हैं, ए इज फैक्टर ऑफ बी। नेक्स्ट, बी इज डिविजिबल, बी इज डिविजिबल बाय ए। अरे इसका मतलब ये तो हुआ कि बी डिविजिबल है किससे, ए से, डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आपका आता है, एक सी। ठीक है। द नेक्स्ट फोर्थ इसे हम बोलते हैं बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। देखो इसे लिख सकते हैं, बी क्या है, मल्टीपल किसका, ए का, ए का मल्टीपल। ठीक है। अब मल्टीपल क्या होगा आपको बेसिक पता होगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते हुए साथ में चलेंगे। और नोट करके रखिएगा, अगर डिविजिबल नहीं होता है तब हम उसे कैसे लिखते हैं, ये सिंबल होता है, इसके इसे पढ़ते हैं कि बी इज नॉट डिविजिबल बाय ए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल दिया है आपका, ये आपके बुक के एग्जाम्पल दिए हैं, दो दिए हैं, एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल ये दिया है। ठीक है, इन दोनों को भी करके दिखा देते हैं आपको। पहला वाला क्या दिया है, पहला वाला यहाँ पे दे रखा है 5/30 है ना। इसका क्या मतलब है, हम जैसा हमने आपको बताया था, ये बाद वाला नंबर ऊपर आएगा और पहले वाला नंबर नीचे आएगा, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है आपका 6। आप देखो ये जनरल तरीके से बन गया ना, ए डिवाइड बी, अगर हम इसको लिखें तो ये तो हो गया बी अपॉन ए और सी,
यहाँ पे आप चेक करोगे ए की वैल्यू कितनी है 5, बी कितना है हमारे पास 30, और डिवाइड करने पर हमारे पास सी कितना मिला हमारे पास 6। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो चाहो तो, इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तीनों वैल्यू को अगर हम चेक करेंगे, यानी 30 इक्वल टू में 5 इंटू में 6 कर सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, अब दूसरा वाला करके देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखा है सेकेंड एग्जाम्पल 7 डज नॉट डिवाइड 30। तब इसका क्या मतलब है, इसे चेक करके देखो, यानी 30 ऊपर आएगा 7 नीचे आएगा, क्या डिवाइड करने पे कोई आंसर आ रहा है इसमें? इसमें एक ऐसा आंसर नहीं आएगा जो कि जेड के अंदर हो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, ए इज नॉट डिवाइड बी। ठीक है, मतलब समझ गया ना, यहाँ पे ए कितना है, ए हो गया हमारे पास 7, बी हो गया हमारे पास 30, और डिवाइड करने पर एक ऐसा सी नहीं मिलेगा जो कि जेड के अंदर हो, ऐसा सी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 7 इज नॉट डिवाइड 30, यानी 7 जो है 30 को डिवाइड नहीं करता हो। ठीक है, नेक्स्ट अब एक रिमार्क देख लीजिए, यहाँ पे एक नोट करके ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा, एक रिमार्क करके नोट करके इसमें कहा क्या है। अब इसे करने से पहले आप एक बात समझिएगा, फिर इसका प्रूफ भी कर देंगे। मान लीजिए आपके दो नंबर हैं 2,6 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब जब आप 6 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 3। क्या डिवाइड करने के बाद 3 के अलावा और कोई आंसर आएगा इसमें? मान लीजिए आपके पास 14 दे रखा है, उसमें आप मान लीजिए आपने 2 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। क्या 7 के अलावा एक और आंसर आ सकता है? नहीं ना। आप समझ रहे हैं, जब भी हम किसी भी दो नंबरों का आपस में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद ओनली वन आंसर आता है, ओनली वन आंसर आता है। और आप जानते हो उसी आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते थे, इसे ही तो हम सी बोलते हैं। तो यानी वो आंसर कैसा होगा, वो यूनिक होगा। वो क्या होगा, यूनिक होगा। इस जनरल अगर मैं बोलूं, जैसे अभी हमने बोला जब हम बी में ए का डिवाइड करेंगे तो सी आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे लो बी इक्वल टू में ए सी। ठीक है, तो ये जो सी आता है हमारे पास, ये जो सी होता है वो क्या होता है, सी इज यूनिक, यानी एक से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे डिवाइड होने के बाद। ठीक है, 2 का 6 में टेबल पढ़ो तो 3 में ही जाएगा और नहीं आ सकता, या क्लियर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं, प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे दिया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये करके, लेकिन आपको हम अभी समझा देते हैं। इसका प्रूफ कर देते हैं हम लोग। लेट वी हैव टू इंटीजर सी कॉमा डी फॉर ए डिवाइड बी। मान लीजिए ए डिवाइड बी के लिए हमारे पास दो इंटीजर है, सच दैट, कैसे, ऐसे इंटीजर है। मान लीजिए हमने बी में ए का डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया सी। ठीक है, 4 सम सी बिलोंग्स टू जेड। देन नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू में ए सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू जेड। इक्वेशन फर्स्ट, अगेन सेम बी अपॉन ए में डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया डी। एक बार सी आया एक बार डी आया, फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू में ए डी फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड। इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट, इक्वेशन जो फर्स्ट दे रखी है उसका लेफ्ट हैंड पार्ट और इक्वेशन सेकंड दे रखी है उसका लेफ्ट हैंड पार्ट, दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आपस में इक्वल पुट कर सकते हैं हम लोग। कितना आंसर आएगा हमारे पास, ए सी इक्वल टू में ए डी। अब दोनों से ए से ए कैंसिल हो जाएगा,
ए से कैंसिल हुआ, कितना बचा हमारे पास, सी इक्वल टू में डी, यानी सी और डी क्या होंगे, दो अलग नंबर ना होके सेम नंबर होंगे, हैंस प्रूफ। हमने क्या कर, हमने हमने दो अलग अलग नंबर माने ना, हमने सी और डी दो अलग अलग नंबर मान लिए, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि दो नंबर सी और डी अलग अलग ना होके सेम ही होंगे, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन सिर्फ समझने के लिए, रिमार्क 2। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला लेकिन समझने के लिए। ठीक है, अब इंटीजर क्या मतलब आप सभी जानते हो, नेगेटिव नंबर, जीरो, और आपका ये पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और आपको पता है कि आप किसी भी जीरो की किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर हमेशा कैसा आता है, जीरो आता है। ठीक है, अब कहना फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड, मतलब किसी भी इंटीजर की जीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा जीरो आएगा। अब चाहे आप जीरो इंटू वन कर लो तब भी आपका आंसर जीरो आएगा, जीरो इंटू आप टू कर लो तब भी आपका आंसर जीरो आएगा, अब जीरो इंटू माइनस वन कर लो तभी आपका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर आप इसे नोटिस करो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जीरो इक्वल टू में जीरो अपॉन में वन, या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, या फिर वन इक्वल टू में जीरो बाय जीरो कर सकते हैं ना, इसे लेफ्ट राइट जीरो, मतलब एक बार इस वन को नीचे लेके आ जाओ यहाँ पर, या फिर इस जीरो को नीचे लेके आ जाओ, या फिर इसमें करके देख लो, आप ऐसे लिख सकते हो टू इक्वल टू जीरो बाय जीरो, या फिर इसे भी आप ऐसे कर सकते हो माइनस वन जीरो बाय जीरो, यानी जीरो में डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप खुद सोचो, जीरो में जीरो का डिवाइड करो क्या टू आएगा, जीरो में जीरो का डिवाइड करो क्या माइनस वन आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड करना जो है वो मीनिंगलेस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है, इसलिए हम जीरो बाई जीरो कैसा होगा, अनडिफाइन होगा। तो बस ये समझाना था, हम किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड करना मीनिंगलेस होगा, यानी ए अपॉन जीरो कहीं पर भी लिखा है, ए मतलब कोई सा भी पॉजिटिव नंबर, कोई सा भी नेगेटिव नंबर जिसमें जीरो का डिवाइड करना मीनिंगलेस होगा या फिर अनडिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपकी जो बुक के क्वेश्चन थे वो दे रखे हैं, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, तीनों को 1 बाय 1 करेंगे। अब ध्यान रखना आपको इसकी मीनिंग पता है, नोट करके हमको दोबारा से वो रिपीट कर देते हैं बस। आप जानते हो ए डिवाइड बी का क्या मतलब, इसका मतलब है बी अपॉन ए होगा और डिवाइड करके एक आपका आंसर सी आएगा, और इसका मतलब क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी इक्वल टू में सी है, जैसे हमने पहले बताया था, इसका मतलब और इसका मतलब और इसका मतलब तीनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे दे रखा है लेट ए बी सी बी अ नॉन जीरो इंटीजर, और तो प्रूफ करो। नॉन जीरो इंटीजर किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव वाले और सारे पॉजिटिव वाले, इन इंटीजर को हम नॉन जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो को छोड़ के, जीरो तो एक जीरो वाले इंटीजर है, जीरो के अलावा जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे नॉन जीरो इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रखा है कि अगर ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर है तो प्रूव करो कि ए को हम डिवाइड कर सकते हैं बी में, ए को डिवाइड कर सकते हैं बी में। तो ये जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले हम तीनों क्वेश्चन मीनिंग समझाएंगे फिर इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो करते हैं पहला वाला पार्ट। ये पहला वाला हमारा दे रखा है ये, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जीरो ऊपर आएगा ए नीचे आएगा, कि हम जीरो में ए का डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका मतलब ये भी है, जीरो में ए का डिवाइड करेंगे तो आपका एक आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू में ए सी। अरे ये बात अब क्लियर है आपको सभी को। ठीक है, अगर हम इसे एज अ नंबर देखें तो नंबर का मतलब क्या है, जैसे हम जीरो में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप जानते हो जीरो में 1 का डिवाइड करने पे कितना आपका आंसर आता है, जीरो आता है, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू जीरो इंटू वन। ठीक है, अगर हम जीरो में 2 का डिवाइड करें तब कितना आंसर आएगा, जीरो डिवाइड बाय 2, तब भी जीरो आंसर आएगा, और आप इसे लिख सकते हो जीरो इक्वल टू में जीरो इंटू टू। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड देखिए, अगर हम जीरो में -3 का डिवाइड करें तो आपका आंसर कितना आने वाला है, जीरो डिवाइड बाई -3 कितना आंसर आएगा, जीरो। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू में जीरो इंटू में -3। समझाने का ये मतलब है कि अगर जनरल तरीका ये तो हो गया इन सभी में, इस सभी में क्या है, जीरो अपॉन ए, मतलब अगर जीरो में किसी भी नॉन जीरो नंबर का डिवाइड हम कर सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवाइड करने का मतलब है
डिवाइड करने का मतलब है हमें एक ऐसा सी ढूंढना जो कि इंटीजर में बिलोंग करता हो। अभी तो बताया था डिवाइड करने का ही तो मतलब होता है। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। ये किसी किसी में जो प्रूफ होंगे बहुत छोटे और इजी होंगे। ठीक है, जैसे इसका ये प्रूफ है, सिंस वी ऑल नो दैट वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी नंबर में ए कोई एक नंबर है, जब भी हम किसी भी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, किसी भी एक नंबर में जब जीरो की मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। तो इसको डिवाइड करके हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो बाय ए, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो में ए का डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया, जीरो, यानी ये आंसर आ गया। और हमें ये सी तो ही चाहिए होता है, हमें इसी सी को तो फाइंड करना होता है। ठीक है, और या फिर हम इसे और करके ऐसे लिख सकते हैं, और ए ए ए डिवाइड जीरो, यही हमें प्रूफ करना था। है प्रूफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये था, तीन थे ना, तो नेक्स्ट पार्ट ये था। अब इसका क्या मतलब है, इसका पहले मतलब समझना, इसका क्या मतलब आप जानते हो, इसका मतलब है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए ऊपर और आपका प्लस माइनस वन नीचे। मतलब हम किसी ए में, ए कोई इंटीजर है उसमें प्लस से भी डिवाइड कर सकते हो और माइनस से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ए का डिवाइड करो प्लस वन में, ठीक है, तब भी आपका एक आंसर सी कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो क्या होगा हम अभी बताएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ए में डिवाइड कर सकते हो माइनस वन से, तब भी आपका आंसर एक मिलेगा सी, वो हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मीनिंग में क्या समझा देते हैं। ठीक है, और ए क्या है, ए बिलोंग्स टू जेड होता है ना। ठीक है, यहाँ समझा देते हैं। मान लीजिए अगर हमने टू में प्लस वन का डिवाइड किया तो आंसर आपका आंसर कितना आएगा, प्लस का टू, वो भी इसके अंदर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे प्लस के टू में माइनस का वन डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, माइनस का टू, वो भी इसके अंदर है। सेम इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए थ्री में प्लस वन से डिवाइड करें तो आपका आंसर कितना आएगा, प्लस का थ्री, वो भी इसके अंदर होगा। अगर हम थ्री में माइनस वन से डिवाइड करें तब भी आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का थ्री, वो भी इसके अंदर होगा। अब अगर मान लीजिए माइनस सिक्स में प्लस के वन से डिवाइड करें तब भी कितना आंसर आ पाएगा, माइनस एक्स, वो भी जेड के अंदर होगा। सेम इसे अगर हम माइनस सिक्स में माइनस वन से डिवाइड करें तब कितना आंसर आएगा, प्लस का सिक्स, वो भी जेड के अंदर होगा। इन जनरली कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी इंटीजर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, कोई से भी इंटीजर में हम प्लस वन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आता है, प्लस वन। नहीं, जरूरी नहीं प्लस वन आए, प्लस माइनस आ सकता है, अभी हम बताएंगे कैसे करके। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसे हम काट देते हैं, जरूरी नहीं प्लस का। ठीक है, क्या करना है इसका मतलब, यानी किसी भी इंटीजर में प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो एक आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। सेम किसी भी इंटीजर में जब हम माइनस वन से डिवाइड करेंगे तब भी आपका एक आंसर मिलेगा ही मिलेगा। यही हमें प्रूफ करना है कि ए में प्लस वन से डिवाइड कर सकते हैं और ए में माइनस वन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। सिंस वी ऑल नो दैट, अब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं जब भी हम वन में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, सेम आता है। आप जानते हैं ना, जब भी वन में किसी की मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ए इक्वल टू में ए अपॉन में वन, और ये वन क्या एक्चुअली प्लस का ही तो है, और इसे हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ए प्लस वन इक्वल टू में ए, और ये उस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा ना, जैसे हम लिखते हैं कि ए में डिवाइड कर सकते हैं प्लस वन से। ठीक है, अगेन इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं नेक्स्ट। अगेन
वी ऑल नो दैट जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका आंसर कितना आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू में ए अपॉन में माइनस का 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए डिवाइड बाय माइनस का 1 और आपका आंसर कितना आ गया माइनस का ए। इन दोनों बात को आप क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ए में प्लस का मल्टीप्लाई किया तो भी आपका आंसर मिला ए में जब -1 का डिवाइड किया तभी आपका आंसर मिला -a। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। समझने के लिए तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव a डिवाइड बाय प्लस माइनस 1 इक्वल टू में प्लस माइनस a। आ रहा समझ में, जब भी हम किसी इंटीजर में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, जब भी हम किसी भी इंटीजर में +1 या -1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर प्लस माइनस a मिलता है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर +-1 डिवाइड a हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि +-1 से a का डिवाइड करना पॉसिबल होगा। तो नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा क्या दे रखा है, इसकी मीनिंग समझ ले। थर्ड का मतलब दे रखा है, दोनों सेम सेम दे रखे हैं, मतलब ये वाला a आएगा आपका ऊपर और नीचे वाला +-a आएगा आपका नीचे। इसका मतलब क्या है कि हम a अपॉन +a या फिर a अपॉन -a डिवाइड कर सकते हैं। मतलब सेम नंबर का सेम नंबर के प्लस से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, कितना आंसर आएगा +1। सेम नंबर का सेम माइनस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आंसर आएगा -1। अगर हम मान लीजिए 3 का +3 से डिवाइड करते हैं तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है +1, जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सेम अगर हम +3 में -3 का डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा -1, वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो समझाने का मतलब यही है कि हम किसी भी सेम नंबर में सेम नंबर के प्लस से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आने वाला है वो प्लस का आएगा 1, और वो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर हम सेम नंबर में माइनस के सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा माइनस का, वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि हम सेम नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो। ठीक है, तो इसका आप प्रूफ करते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए आपको जरा बैक चलना पड़ेगा। हमने बैक में अभी ये प्रूफ किया था, ये देखिए, ये जो हमने अभी प्रूफ किया था, ये वाली लाइन हमने ये तो प्रूफ की थी। अब इससे पहले वाला जो प्रूफ है उसी को हम लिख सकते हैं। हमने क्या प्रूफ किया था कि a जब भी हम किसी भी इंटीजर में +-1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, +-a तो आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो इससे पहले सेकंड वाला हमने जो प्रूफ किया था वही प्रूफ आपको यहाँ लिख देना है, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाय +-a इज इक्वल टू +-1। तो सेकंड वाला इससे पहले वाला जो प्रूफ किया है वही प्रूफ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, सेम रहेगा आपका। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था हमें, देखो ये वाला में प्रूफ करना, और ये हम पहले वाले इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है। अब इसकी पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ये, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग क्या होगी, क्या दिया यहाँ पे, a डिवाइड b implies that ac also divide bc। अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि जब हम b में a का डिवाइड करते हैं तो आपका एक आंसर मिलता है d। ठीक है, कुछ सिंपल कुछ और ले सकते हैं, c नहीं लिया क्योंकि c हम ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है जब हम bc में ac का डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर मिलेगा d। कहने का ये मतलब है, जब नंबर लेके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर देख लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने a इक्वल टू ले लिया 2, b इक्वल टू हमने क्या ले लिया 8, और अपने c इक्वल टू कर लिया हमने 3। ठीक है, अब करके देख लेते हैं करना क्या है। करने के लिए ये समझाने का मतलब है
जब हम ए डिवाइड बी करते हैं मतलब 2/8 करते हैं, ठीक है, और अगर हम ये करते हैं मीन्स ए में सी की मल्टीप्लाई करेंगे और बी में सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे 2 की 8 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा हमारा? आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा शायद आपको। 8 डिवाइड बाय 2, और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24। तो इसको करके देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 24/6। अब आंसर कितना आएगा, 2 4 जा 8, और इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, 6 4 जा 24। तो आपको समझ में आ रहा है, कहने का मतलब यही था सेम कि अगर हम ए की बी में डिवाइड करें या फिर दोनों नंबर में किसी सी की मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करें तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 8 में 2 का डिवाइड किया और हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 2 में 3 मल्टीप्लाई करी, 8 में 3 की मल्टीप्लाई करी, फिर 6 और 24 है, तब हमने डिवाइड किया, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये मैं प्रूफ करना था, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करना, मैं प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा ये रफ काम है, ठीक है, समझा देते रफ काम के लिए। अगर ए डिवाइड बी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा B/A इक्वल टू में डी। क्लियर है, आपको पता है ना, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। सेम अगर ए सी बी सी को डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि BC/AC, और इक्वल टू में यहाँ पे कुछ भी आ जाए, कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ करके देख लेते हैं, देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल सा है, प्रूफ करते हैं। सिंस A डिवाइड B, देयरफॉर, क्योंकि ए बी को डिवाइड करता है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि B/A इक्वल टू में हमारे पास D, फॉर सम D बिलोंग्स टू Z, ठीक है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, B इक्वल टू में AD, अगेन फॉर सम D बिलोंग्स टू Z। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय C बोथ साइड, और C क्या है, C बिलोंग्स टू Z। दोनों साइड में C से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, BC, C हमने क्योंकि हमें C में सी आंसर लेकर आना है, AD इंटू में C, और अब हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, BC इक्वल टू में AC, हमारे पास कितना होगा D, इसको लग सकते हैं A और C को एक साथ लिखा। अब इस AC को नीचे लेके आ जाओ इस साइड, कितना आंसर आएगा हमारे पास, BC ओवर में AC इक्वल टू में D। हो गया प्रूफ कि BC में AC का डिवाइड कर सकते हैं, और आपका आंसर कितना आ रहा है, D आ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या है, जब हम B में A का डिवाइड किया तब भी D आया था, और जब हमने BC में AC का डिवाइड किया तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, D आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, फॉर सम C और D बिलोंग्स टू Z, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AC डिवाइड BC, हेंस प्रूफ। यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसकी भी पहले मीनिंग आप समझ लीजिएगा, इसकी मीनिंग क्या है। यहाँ पे क्या दिया है, A डिवाइड B एंड B डिवाइड C, इसका मतलब क्या होगा, A डिवाइड C। एक नंबर से देख लेते हैं, पहले नंबर से, A B को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है, तो A C को भी डिवाइड करेगा। मतलब हमने हमने A माना क्या 2, B क्या माना 6, C क्या माना 12। अब यहाँ करके देख लो, A डिवाइड B भी मतलब 2 डिवाइड 6 एंड 6 डिवाइड 12। इसका ऑब्वियस ही बात है, जो 2 है वो 12 को भी डिवाइड करेगा। करके देख लो, 6 डिवाइड बाय 2 एंड 12 डिवाइड बाय 6 ऑल्सो
12 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे करके देखो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 3, इसका आंसर कितना आ रहा है 2, और इसका आंसर कितना आ रहा है 6। ठीक है, यही बताना था सिंपल सा कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। अब इसकी मीनिंग समझना, अगर कहीं पर लिखा है, ये भी थोड़ा सा रफ काम है ये भी, अगर कहीं पर लिखा है कि ए डिवाइड बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए को हम लोग बी में डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद आपका एक आंसर आएगा। डी ले लेते हैं क्योंकि ई तो यूज़ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हमने कहीं पर लिखा है बी अपॉन में सी, ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है बी डिवाइड सी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सी ऊपर होगा, बी नीचे होगा, और अभी का आपका आंसर आएगा ई। क्लियर है नहीं बात समझ में। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए डिवाइड सी, मतलब सी को हम क्या कर सकते हैं, ए से डिवाइड कर सकते हैं, और आपका साथ में यहाँ पे आंसर मिलेगा ही मिलेगा। वो आंसर क्या होगा हम आपको अभी बता देते हैं। अगर आपको ए सी प्रूफ करना है तो आपको ये लेकर आना पड़ेगा किसी एक आंसर के साथ। तो प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। सिंस अभी हम लोग जानते हैं, अभी हमें पता है सिंस ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी, देयरफॉर, ये हमें पता है ना, ये हमें पता है ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी डिवाइड ए इक्वल टू में डी फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड, और इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं बी इक्वल टू में ए डी फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हम लोग इसे क्या कर सकते हैं दूसरे वाले पार्ट के लिए, तो पहले वाले पार्ट के लिए होगा ए और बी के लिए, बी और सी के लिए, बी और सी के लिए क्या बन जाएगा, बनेगा हमारे पास सी अपॉन में बी, माना सी में बी का डिवाइड कर तो ई आ गया, फोर्थ सम ई बिलोंग्स टू जेड, इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, सी इक्वल टू में बी ई फोर्थ सम ई बिलोंग्स टू जेड इक्वेशन सेकंड। अब करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में से बी की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में इस बी की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमें करना है, पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, और ये हमने क्यों किया वो भी अभी देख ले, बता देंगे आपको। क्या देखा, सी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू में बी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ए डी, ये दे रखी है ना ए डी, यहाँ पुट कर दो ए डी और आपका ई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सी इक्वल टू में ए और आपका डी ई, और ये वाला ए नीचे आ जाएगा इसके, तो सी अपॉन ए इक्वल टू में डी ई, ठीक है जाएगा, फोर सम डी ई बिलोंग्स टू जेड, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना ये चीज, फोर सम ई बिलोंग्स टू जेड फोर सम डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड फोर सम डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड। अब आप यहाँ पे देखो ये प्रूव हो गया ना कि हम सी में ए का डिवाइड कर सकते हैं, और आपका एक आंसर डी ई आएगा, और डी ई क्या है, एक इंटीजर होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं देयरफॉर ए डिवाइड सी हेंस प्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब अगर आपको इतना समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके सेल्फ समझने की कोशिश भी करना। अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। पहले क्या दे रखा है कि ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब ये कॉमन सेंस लगाना, अब कॉमन सेंस लगाना, दो नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से, ए दिया है और बी दिया है, ए दिया है और बी दिया है, और दोनों ही आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। ए बी को डिवाइड कर रहा है,
बी ए को डिवाइड कर रहा है। जब दोनों नंबर आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी यही होगी, वो दोनों नंबर या तो सेम होंगे, तभी तो होगा ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, या तो ए आपका पॉजिटिव होगा, बी आपका नेगेटिव होगा, तभी तो डिवाइड करेगा आपस में। या तो ऐसा होगा ए आपका नेगेटिव होगा और बी आपका पॉजिटिव होगा, देखो तभी तो डिवाइड करेगा। तो वही बोल रखा है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ए और बी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे और प्लस माइनस में होंगे। आप नोटिस करके देख लो, आप सभी में देखो, इस केस में देखो ए और बी बराबर है, इसमें भी ए प्लस का 2 है और बी भी प्लस का 2 है, हो गया ना दोनों के दोनों बराबर। देखो ए बराबर बी, इस केस में देखो ए प्लस का 2 है और बी माइनस का 2 है। इस केस में देखोगे तो ए और बी आपस में कैसे हैं, बराबर है लेकिन प्लस माइनस में है। देन थर्ड वाले केस में देखो, इसमें भी क्या है, ए क्या है माइनस का 2 है और बी क्या है प्लस का 2 है। इस केस में भी क्या दे रखा है, ए और बी आपस में बराबर है और वो भी प्लस माइनस के। जब नंबर आपस में सेम होंगे और प्लस माइनस होंगे तभी डिवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं। और एक ही और समझना इस सिंबल का मतलब, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये सिंबल दिखाई दे, ये वाला अगर आपको सिंबल दिखाई दे, मतलब ये वाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा है और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है और उनके बीच में ये ऐसा सिंबल दिखाई दे दोनों एरो के साथ, इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को मानोगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करोगे, फिर राइट हैंड साइड को मानोगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करोगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसके इस लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, फिर इस राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहला पहला वाला पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। सिंस वी नो दैट ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, देयरफॉर हमें पता ना ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है सेकंड वाला साइड, ये साइड हमें प्रूफ करनी है ये, ठीक है। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी अपॉन ए इक्वल टू डी फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू में ए डी फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड, इक्वेशन फर्स्ट। सेम अगेन दूसरे वाले नंबर के लिए करते हैं, इस वाले के लिए बी और ए के लिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू में ई फॉर सम ई बिलोंग्स टू जेड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम ए इक्वल टू में बी ई फॉर सम ई बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से बी की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में इस बी की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, तब कितना आंसर हमारे पास मिलेगा, हमें मिलेगा ए इक्वल टू में इस बी की जगह पे पुट करेंगे तो आ जाएगा ए डी और आपका ई। इसको कैसे कर सकते हैं, ए इक्वल टू में ए और आपका डी ई। अब आप नोटिस करना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इस बात के लिए, डी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 होगा, और आप ए से इस ए से ए कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए तो 0 होगा नहीं, तो ये डी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब यहाँ पे आप नोटिस करना इस वाले पार्ट के लिए, ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे हमने डी की और ई की मल्टीप्लाई 1 में की है, सॉरी डी की और ई में मल्टीप्लाई की, तो आपका आंसर 1 आ रहा है। आपका आंसर कितना आ रहा है 1, डी की और ई की मल्टीप्लाई आंसर आपका रहा 1। तो डी और ई की वैल्यू हुई क्या एक्चुअली में, या तो ये होगा कि डी भी 1 हो और ई भी 1 हो,
तब आपका आंसर कितना आएगा, डी ई इक्वल टू 1, यही तो आएगा। या तो आपका डी -1 हो और ई भी -1, तब आपका आंसर कितना आएगा, +1। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या दे रखा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि डी की जो वैल्यू है, +-1 दोनों में से कुछ भी एक हो सकती है, और ई की वैल्यू भी क्या है, +-1 दोनों में से कुछ भी एक हो सकती है। अब हमें करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये तो थी, ए इक्वल टू में बी ई, और ई की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, +-1, यहाँ पुट कर दो ई की वैल्यू +-1, और ये हमारे पास प्रूव हो गया, ए इक्वल टू में +-1 और आपका बी, हैंस प्रूव, यही हमें लेना था। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं, अब इसका रिवर्स पार्ट प्रूव करते हैं। अब इसका रिवर्स पार्ट देख लेते हैं, जो रिवर्स पार्ट था, कन्वर्सली लिखेंगे कैसे, कन्वर्सली इफ ए इक्वल +-b, लिखना चाहिए सिंपल से आने, वी नो दैट, और ये प्रूफ आप अभी पहले कर चुके हो। ठीक है, वी ऑल नो दैट +-1 डिवाइड ए एंड +-a डिवाइड ए, सेम नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और +-a को भी हम a से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, देयरफॉर a डिवाइड b एंड b डिवाइड a, बस इसमें इतना ही करना है। ठीक है, हैंस प्रूव। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसकी पहले मीनिंग समझ लीजिए, इसकी मीनिंग क्या होगी। ये 5 नंबर का दिया हुआ है, इसकी मीनिंग देख लेते हैं पहले। C डिवाइड A and C divide also B implies that C divide AX plus BY for all X, Y belongs to Z। इससे पहले एक नोट करके और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए A और B दो इंटीजर हैं, ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी, इंटीजर होगी, उनका सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए बी और एक्स ये कोई 3 इंटीजर है, तो ए बी या एक्स तीनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, इंटीजर ही होगी। ठीक है, अब इसमें बोला क्या, इसमें ये बोल रखा है, मान लीजिए यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ए दे रखा है हमारे पास क्या 2, बी दे रखा है हमारे पास 6 और सी दे रखा है हमारे पास 8। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं, और जो x और y है इसे ही मान लेते हैं। x हमने क्या मान लिया, x हमने मान लिया 3 और y हमने मान लिया 5। आप कुछ भी मान सकते हो, हमने सिंबल ले लिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, c डिवाइड a, मतलब यहाँ पे इसको बच्चों ऐसे नहीं मानते हैं, आप समझ जाओगे हमने ये ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हमें तो डिवाइड करना है ना, ये डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा पूरा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a को मान लेते हैं 6, ठीक है, b को मान लेते हैं 8 और c को मान लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा है, c डिवाइड a, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, c a हो गया और a 6 हो गया, एंड 2 डिवाइड b मतलब 8, यानी 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब वो जो 2 होगा तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, किसको, a हो गया हमारे पास कितना 6, और x कितना था 3, प्लस b कितना हमारे पास 8, y कितना हमारे पास 5, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, मतलब आप कोई से भी एक्स वाई मान लो जेड के अंदर के, तो ये 2 जो है इसको भी डिवाइड करेगा। अभी करके देख लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 2, ये भी करके देख लो 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 कितना हो गया हमारे पास 18, और ये हो गया हमारे पास 40, 8 5 40। ठीक है, फोर ऑल अब यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड करो 4,
ये 4 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, कितना आंसर हमारे पास आ रहा है। इसे पहले डिवाइड करके ऐसे लिख लेते हैं, 2 डिवाइड बाय 58 और इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 58/2, यानी आपका आंसर आ गया 29। कहने का मतलब ये था कि अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, और अगर हम ए और बी में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दें तब भी वो सी इनको डिवाइड करेगा, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और अभी 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 आप जानते हो, अगर आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये थोड़ा रफ काम है। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि सी डिवाइड करता है ए एक्स प्लस बी वाई को, यानी आपको ऐसे शो करना पड़ेगा कि ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में सी, ये तो मतलब है, और साथ में यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कोई एक नंबर, वो हम आपको अभी यहाँ प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सिंस वी नो दैट, ये हमें पता है सी ए को डिवाइड कर रहा है और सी बी को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो बहुत सिंपल सा है, ए अपॉन में सी इक्वल टू में डी। पहले सी और ए के लिए कर रहे हैं, फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू में सी डी, फॉर सम डी बिलोंग्स टू जेड, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड सी और बी के लिए करते हैं, अगेन सी को क्या आएगा हमारे पास, बी अपॉन में सी इक्वल टू, इसमें हम ई मान लेते हैं कुछ भी करके, फॉर सम ई बिलोंग्स टू जेड। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू में सी ई, फॉर सम ई बिलोंग्स टू जेड, इक्वेशन सेकेंड। नाउ फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, अब एक्स और जो वाई जेड के लिए, जो हमें प्रूफ करना है एक्स वाई जेड के लिए, क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू में, अब यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है सी डी, और इसकी वैल्यू क्या है सी ई, यहाँ लिख देते साइड में, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसको करके देखिए कितना हमारे पास आ गया है, ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सी को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा डी एक्स, इसमें से भी सी कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा ई वाई, और अब इसमें से भी सेम, ए एक्स प्लस में बी वाई, सी कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास डी एक्स प्लस में ई वाई, इस सी को हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे इस साइड, तभी कितना हो गया ए एक्स ए एक्स प्लस में बी वाई अपॉन में सी इक्वल टू में डी एक्स प्लस में ई वाई, यहाँ पे आ जाएगा फोर सम डी एक्स प्लस में ई वाई बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर देयरफॉर क्योंकि सी नीचे आ गया, सी डिवाइड कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई को, यही हमें प्रूफ करना था। 2-3 बार लेक्चर को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट का क्या मतलब है। जैसे आपको इसकी डेफिनेशन हेडिंग से पता चल रहा है, लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा एलिमेंट, मिनिमम मतलब सबसे छोटा एलिमेंट। डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी, ये डेफिनेशन दी है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड अ लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट ऑफ एस इफ ए लेस देन और इक्वल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस। जैसे समझा देते हैं, इसका एग्जांपल लेके आपको, आप जानते हो जेड क्या है, जेड यही दे रखा है हमारे पास, 0 +1 +2 +3 ऐसे करके जेड हो गया, -1 -2 -3 ये करके हमारे पास क्या हो गया जेड हो गया। इसका एक सबसेट बना लो, मान लो इसका एक सबसेट ले लिया हमने एस, और वो हमने क्या ले लिया -2 -1 +2 +3 और प्लस का 6, हमने सबसे वो ले लिया, एक सबसेट ले लिया।
अब मुझे बताओ इसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट जो बाकी सभी नंबर से छोटा हो, -2। आप देखोगे कि -2 जो है लेस देन है किससे? बाकी सारे नंबर से। यहाँ जितने भी नंबर हैं -1 +2 +3 +6, इन सभी से ये नंबर क्या है? छोटा है। यानी सभी सेट के नंबर से क्या है? ये छोटा दे रखा है, वही हमने बोल रखा है। तो इस सबसे छोटे नंबर क्या बोलते हैं इसमें? ए। बाकी जो नंबर बचे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बी। यानी ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो लीस्ट एलिमेंट उसे बोलते हैं किसी सेट का वो सबसे छोटा नंबर जो बाकी नंबर से छोटा, उसे बोलेंगे लीस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, बस इसमें यही इतना समझना था, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है टॉपिक वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज लीस्ट एलिमेंट। अभी हमने आपको लीस्ट एलिमेंट का मतलब समझाया, किसी सेट का वो सबसे छोटा एलिमेंट या किसी सेट का वो एलिमेंट जो बाकी सारे एलिमेंट से छोटा हो, उसे बोलते हैं लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, कुछ इसमें प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। मान लीजिए एक सेट दे रखा है ये एस 1 2 3 4, तो इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? 1, क्योंकि 1 जो है बाकी सारे नंबर से क्या सबसे छोटा है, तो इसे बोलेंगे लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट। और यही स्टेटमेंट क्या है? यही स्टेटमेंट है हमारे पास, इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये जो लाइन दे रखी है, इनफैक्ट दिस प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन यूनियन जीरो हैज एट लीस्ट एलिमेंट। जब हम इसकी कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे ना, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। हम थ्योरम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा यही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। साथ में आपके बुक्स के जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास।